बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहसिन शहजाद मोहसिन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। आज उसी चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर है। आज की क्लास में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी इस लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करेंगे। स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास एक नई टाइप की मोशन है जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के फार्मूलाज हमारे पास मौजूद नहीं है। अगर हम इसको सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करवाते हैं और एक सर्कुलर मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती है तो हम इन टर्म्स के बड़ी आसानी से फार्मूलाज कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिटेल से समझने से पहले हम स्टार्ट करते हैं एक डायग्राम से और इस डायग्राम को बड़ी डिटेल से समझेंगे हम। आपका ज़्यादा फोकस अब इस डायग्राम को समझने पे होना चाहिए। यहाँ मेरे पास एक वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है जो कि अभी इस वक्त अपनी मेन पोजीशन पर मौजूद है। अगर हम इसको डिस्प्लेस करवाते हैं तो ये अपनी पोजीशन ए से पोजीशन बी की तरफ जाएगा जो कि उसकी अपर एक्सट्रीम पोजीशन कहलाएगी, और फिर पोजीशन बी से ए और ए से वापस पोजीशन सी की तरफ जाएगा जिसको हम लोअर एक्सट्रीम पोजीशन का नाम देंगे। और इसी तरह से ये अपने दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान ऑसिलेट करता हुआ दिखाई देगा। और इस तरह की मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस भी किया था। इसको सर्कुलर मोशन से रिलेट करवाने से पहले हम इसके रिलेटेड कुछ और बातें हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ए से बी तक का जो डिस्टेंस है ये इस ब्लॉक का तय करदा मैक्सिमम डिस्टेंस है जिसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं और इसको एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और ए से सी तक इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि लोअर एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ होगा, ये भी इसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा। क्योंकि मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स नॉट बेसिकली ए से बी और ए से सी तक एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। इस ऑसिलेशन में हम देखते हैं कि ब्लॉक पहले अपनी पोजीशन ए से बी की तरफ जाएगा और फिर बी से वापस ए की तरफ आएगा और फिर ए से पोजीशन सी की तरफ जाएगा और सी से वापस ए की तरफ आएगा। इस तरह से ये अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगाता है उसको हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने इस टाइम पीरियड को 4 हिस्सों में समझा है। ए से बी, बी से ए, ये 2 हिस्से हुए। ए से सी और सी से वापस ए, 2 ही हो गया। मतलब कि एक वाइब्रेशन 4 स्टेप में कंप्लीट हुई है और इस हिसाब से इसका जो टाइम पीरियड होगा वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। हर एक पार्ट जो होगा वो T/4 कहलाएगा। अगर हम यहाँ से A से B तक जाएंगे तो जो इसको टाइम लगेगा वो T/4 होगा। सिमिलरली जब B से A की तरफ आएगा वो टाइम भी T/4 होगा। अगर हम इस टोटल टाइम को कैलकुलेट करें T/4 प्लस T/4 तो ये बनेगा टोटल टाइम T/2। जब हाफ वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस वक्त T/2 टाइम गुजरेगा। नेक्स्ट T/4 और ऐड हो जाएगा जब ये A से C की तरफ जाएगा। अगर इसको भी हम ऐड कर देंगे तो ये टाइम बनेगा 3T/4। और जब इसमें T/4 मज़ीद ऐड करेंगे जब वो अपनी पोजीशन C से A की तरफ जाएगा तो तब हमारे पास मुकम्मल एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी और तब तक उसका टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म होती है। तो अभी तक हमने जितनी भी बातें की वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा जो कि हमने प्रीवियस क्लास में भी इसको डिस्कस किया था कि ये अपनी मेन और एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान में ऑसिलेट कर रहा है। एक्स नॉट उसका एम्पलीट्यूड है जबकि T/4 उसके 1/4 पार्ट का टाइम है जो कि उसको वाइब्रेशन में लगता है और टोटल टाइम पीरियड उसका T है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसको सर्कुलर मोशन के साथ किस तरह से रिलेट करवा सकते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन को पढ़ना है तो इसी वजह से हमने यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ किया है और सर्कल के अंदर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब ये इसी तरह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक है वो यही है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दरमियान में हमने रिलेशन बताना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये होगा कि ये अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा नहीं करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सर्कल में मूव करता रहेगा। इस सर्कल का डायामीटर DE इस सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो दोनों एक्सट्रीम पोजीशंस हैं या एम्पलीट्यूड है उनके सम के इक्वल है। यानी जितना डिस्टेंस B से C तक है इस सर्कल का डायामीटर भी उतना ही है।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे सेंटर वाली लाइन है जो कि पोजीशन ए को शो कर रही है, यहाँ सर्कल में ये जो इसका मिड पॉइंट है ये उसकी मेन पोजीशन को शो कर रहा है, जिसको हमने ओ का नाम दिया। और ओ से डी तक का डिस्टेंस ए से बी तक के इक्वल है, और ओ से ई तक का जो डिस्टेंस है वो ए से सी तक के डिस्टेंस के इक्वल है। अगर हम देखें तो ओ से डी तक का डिस्टेंस है वो सर्कल का रेडियस बनता है। सिमिलरली ओ से ई तक डिस्टेंस भी सर्कल का रेडियस बनता है। किसी भी सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस ओ से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस मेजर करूं तो वो उसके रेडियस के इक्वल ही होगा। अब अगर हम देखें ओ से डी तक डिस्टेंस सर्कल का रेडियस है, तो फिर ए से सी तक डिस्टेंस भी तो इसके इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो अगर ये एक्स नॉट है तो यहाँ पर जो सर्कल का रेडियस होगा वो भी एक्स नॉट के इक्वल होगा। जो पॉइंटर इस सर्कल में मूव कर रहा है उसको हमने पी से रिप्रेजेंट किया और उसकी पोजीशन को O1 से रिप्रेजेंट किया गया, और उसके रेडियस को हमने एक्स नॉट का नाम दिया जो कि इसके एम्पलीट्यूड के इक्वल है। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ अपनी इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया है, पोजीशन पी पर, तो यहाँ पर ये कुछ एंगल बनाएगा जिसको हम एंगल थीटा का नाम देंगे, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है। अब इस बात को हम आगे मजीद डिटेल से समझेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूँ। मैंने उसी सर्कल को यहाँ दोबारा ड्रा किया है और वही एक पॉइंटर इस सर्कल में जो रोटेट करेगा उसको यहाँ पर इंडिकेट किया। इसके सामने कोई एक दीवार है या कोई एक स्क्रीन कंसीडर कर ले। अगर हम इसके राइट साइड से टॉर्च की मदद से लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो डेफिनेटली इसकी दूसरी तरफ एक प्रोजेक्शन हमें दिखाई देगा, इस सर्कल का भी, जो कि यहाँ एक लाइन की सूरत में हमें नजर आएगा, और जो पॉइंटर जो ऑब्जेक्ट इसमें सर्कल में घूम रहा है उसका भी प्रोजेक्शन हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करके अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे आता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो उसका प्रोजेक्शन नजर आएगा वो भी हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे मैंने मार्क किया है। अगर इसी तरह से ये क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ये मुसलसल आगे की तरफ मूव करता रहेगा और हर एक पॉइंट का प्रोजेक्शन हमें इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही जब ये अपनी दूसरी पोजीशन पर आएगा तो सेम पॉइंट हमें दोबारा स्क्रीन पर मिलेंगे, और जब ये से नीचे आएगा तो तब हमें फिर से यहाँ पर कुछ पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि इस सर्कल में घूमते हुए ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन होगा। और इसी तरह से अगर हम कॉन्टिन्यूस इसको देखें तो हर एक पॉइंट के ऊपर हमें इसका प्रोजेक्शन नजर आता है। लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो यहाँ पर जो इसका प्रोजेक्शन था वो भी हमें ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और जब इस पोजीशन के बाद ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करता है तो उसका पॉइंटर भी हमें प्रोजेक्शन भी हमें नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। जब इस पोजीशन के बाद ये नीचे आएगा तो तब ये प्रोजेक्शन हमें यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा, और इस पॉइंट के बाद जब ये ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाएगा तो तब इसका प्रोजेक्शन ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो इसका प्रोजेक्शन है ये अपनी इस रेड वाली जो पोजीशन है जिसको मैंने मीन पोजीशन कहा है, इस मीन पोजीशन के अप एंड डाउन कुछ इस तरह से आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है वो मैं ये आपको दिखाना चाहता था। अगर हम यहाँ से गौर से देखें तो इसकी ये जो बिल्कुल लास्ट वाली ये लाइन है, इस लाइन को और इस लाइन को अगर हम देखें तो ये बेसिकली इसी के बराबर यहाँ पर प्रोजेक्शन भी बनाएगा। अब ये जो दरमियान में ये वाला एरिया है ये इस सर्कल के डायमीटर के इक्वल है। अब जो प्रोजेक्शन मैंने साइड पे बनाया है ये प्रोजेक्शन मैं इस डायमीटर के ऊपर यहाँ पे भी बना सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों का मतलब बिल्कुल एक जैसा है। तो ये प्रोजेक्शन सारे यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको सर्कल के बाहर किसी एक पॉइंट पर शो करूँ। यहाँ पर बताने का मकसद ये था कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा होता है तो उसका जो प्रोजेक्शन होता है वो हमें एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की लुक देता है। हमें लगता है कि ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। अब अपने वापस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट अपनी इस पोजीशन O1 पे था, पॉइंटर जो P है वो अब मूव करके इस पोजीशन पर आ गया, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो उसका प्रोजेक्शन बनेगा, प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। और अगर इसी को मैं
आगे की तरफ बढ़ाऊं तो वो यहाँ पर कोई एक पोजीशन भी शो करेगा। अगर ये ऑब्जेक्ट क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ए से बी तक यहाँ रैंडमली उसने कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, वो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, जिसको हम एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जिस पॉइंट पर ये इस प्रोजेक्शन वाली लाइन को कट कर रहा है उसको मैंने पॉइंट एन का नाम दिया। तो बेसिकली जब भी ये यहाँ पर होगा तो ये इसकी मेन पोजीशन के ऊपर इसका प्रोजेक्शन होगा। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पर बनेगा। आगे हम इसको बार बार पढ़ेंगे क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर हम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को पढ़ते हैं। बेसिकली हमने इन तीनों के फार्मूलाज बनाने हैं। क्योंकि हमने ये फार्मूला सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके बनाने हैं तो इनके फार्मूलाज को ड्राइव करने के लिए भी हम सर्कुलर मोशन की डायग्राम को ही बार बार समझेंगे और बनाएंगे। तो इसी वजह से सर्कुलर मोशन की डायग्राम के अंदर यहाँ दरमियान में आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जो बेसिकली इस पॉइंटर की मोशन के प्रोजेक्शन को शो कर रही होगी। और अगर इस पॉइंट की हम बात करेंगे तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ एन पर बन रहा है। और इस हिसाब से अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। अब क्योंकि जब ये यहाँ पर होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में होगा, तो उस वक्त इसका टाइम बिल्कुल जीरो होगा और इस हिसाब से इसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। अब सेंटर में जो ए लाइन है जो ए पोजीशन को शो कर रही है, ये बेसिकली इसकी मेन पोजीशन है। तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद होगा तो इसका प्रोजेक्शन मेन पोजीशन पर होगा और उसका ग्राफ भी यहाँ पर अगर होगा तो ये उसकी मेन पोजीशन को शो करेगा। और अगर ये मूव करके जैसे ये पॉइंटर पोजीशन O1 से इस पोजीशन P तक पहुंचा है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये ग्राफ में यहाँ पर पहुंचा होगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं और उसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे शो किया है। और जब ये अपनी नेक्स्ट पोजीशन की तरफ जाएगा जो कि इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को शो करती है, जो उसी को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन के एम्पलीट्यूड के इक्वल है। और अगर हम सर्कुलर मोशन में देखें तो ये O से D को शो कर रहा है जो कि सर्कल का रेडियस है। और मैंने आपको बताया कि इस सर्कल के सारे रेडियस इसके एम्पलीट्यूड को शो करेंगे। अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पर एंगल देखें तो हमारे पास एंगल कुछ इस तरह से बनते हैं। यहाँ पर एंगल होगा 0, यहाँ पर रैंडमली कुछ ना कुछ एंगल की वैल्यू होगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो उस वक्त इसका एंगल 90 डिग्री होता है। और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस लाइन को अगर हम देखें तो ये शो करता है इस तरह से पोजीशन D को। और अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर बनने वाला एंगल भी 90 डिग्री एंगल ही होगा। इसे नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वापस इस मेन पोजीशन पर आ जाता है और तब इसकी एक स्ट्रेट लाइन का एंगल बन जाता है जो कि 180 डिग्री होता है। और अगर यहाँ से देखें तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये वापस अपनी इस मेन पोजीशन पर आ जाएगा। और इस मेन पोजीशन के ऊपर अगर हम देखें 90 ये है और 90 ये, तो टोटल एंगल बनेगा यहाँ पर 180 डिग्री बनेगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो इसी के बिल्कुल सामने ये पोजीशन E को शो कर रहा है और E पर इसका एंगल बनेगा 270 डिग्री। और नेक्स्ट जब E से वापस पोजीशन O1 पर आएगा तो यहाँ इसका एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, जबकि रेडियन में हम इसको 2 पाई लिखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट कर रही है। और इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा जिसको हम साइनोसाइडल वेव का नाम देते हैं। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं उन सारी बातों को यहाँ पर लिख दिया गया। हमने ये कंसीडर किया है कि हमारे पास एक मैस M है जिसका एक एंड स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। ये मैं जल्दी से इसकी समरी बता देता हूँ क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल से समझा दी हैं। इसको पेपर में किस तरह से लिखना है उस हवाले से मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। और वो अपने टाइम पीरियड T के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है। उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू x0 है जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो f है। यहाँ पर जो P1 है वो ऑब्जेक्ट के उस मैस के मोशन को शो कर रही है जो कि लाइन हमने BC के साथ रिप्रेजेंट की है। और A उसकी मेन पोजीशन को शो करती है जबकि B और C उसकी एक्सट्रीम पोजीशन को शो कर रही है जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम में देखा था। जब टाइम हमारे पास 0 था उस वक्त पॉइंटर जो था वो अपनी पोजीशन A पर है और A से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। और इस हिसाब से जो मैंने आपको टाइम का बताया कि पहले T/4 फिर T/2 3T/4 एंड देन T होगा, तो इस हिसाब से वो अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करेगा जो उसके टाइम पीरियड के इक्वल होगा। साथ ही मैंने आपको बताया कि जब हम इसको सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करवाएंगे तो सर्कल का जो रेडियस होगा वो उसके एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा जिसको हमने वहां पर OD के साथ रिप्रेजेंट किया था। तो इस सारी डिस्कशन के बाद हमने जो रिजल्ट निकाला उससे हमें ये पता चला कि जो पॉइंटर की मोशन है वो बेसिकली सर्कुलर मोशन का रेप्लिका है और ये सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही होती है। अब क्योंकि हमने इस बात को समझ लिया है
कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन आपस में रिलेट करती हैं, तो यहाँ से हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फार्मूलाज, और उस फार्मूलाज को हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम इसको सर्कुलर मोशन की मदद से ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ फिर से हम सर्कुलर मोशन को कंसीडर करते हैं। सर्कुलर मोशन में एक पॉइंटर P है जो कि अपनी मेन पोजीशन से उसने कुछ न कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया। यहाँ पर जो मैंने लाइन लगाई है O और O1 जो शो कर रही है, ये बेसिकली उसकी मेन पोजीशन है, और उसने अपनी मेन पोजीशन से जो डिस्टेंस कवर किया है उसको x0 से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो बेसिकली उसकी एम्पलीट्यूड के इक्वल होगा, जिसको हम x0 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि इसने मेन पोजीशन से कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो सर्कुलर मोशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखते हैं और उसके लिए हम थीटा की वैल्यू फाइंड करते होते हैं। यहाँ पर DE लाइन बेसिकली हमारे पास उसके प्रोजेक्शन को शो करेगी, जिसको हम डायमीटर के ऊपर ड्रॉ करते हैं। अगर हम P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये प्रोजेक्शन लाइन DE के ऊपर पॉइंट N पर जाकर मिलता है। ये इस बात को शो करता है कि इसने यहाँ पर कुछ इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। यहाँ पर जो O है ये बेसिकली उसकी मेन पोजीशन को शो कर रहा है, और मेन पोजीशन से उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया है, और उस डिस्टेंस को हम सिंपल x से रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस आपने याद रखना है। अगर x0 लिखा होगा इसका मतलब होगा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और अगर सिंपल x लिखा होगा इसका मतलब होगा इंस्टेंटेनियस, यानी मेन और एक्सट्रीम के दरमियान में कहीं पर कोई भी पोजीशन हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस हिसाब से यहाँ पर एंगल भी हमारे पास थीटा ही बनेगा। अब जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उन सारी बातों को यहाँ पर लिख दिया गया। हमने कंसीडर किया एक पार्टिकल P जो कि सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, उसका रेडियस x0 यानी एम्पलीट्यूड के इक्वल है, जिसको हमने OP के साथ रिप्रेजेंट किया है, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ वो घूम रहा है। N उसका प्रोजेक्शन है पॉइंटर P का, जिसको डायमीटर DE के ऊपर बनाया गया है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो N DE लाइन के ऊपर वाइब्रेट करता हुआ दिखाई देगा अबाउट इट्स मेन पोजीशन। जब टाइम 0 था तब पॉइंटर P अपनी पोजीशन O1 पे था। कुछ टाइम गुजरने के बाद उसने अपना डिस्टेंस कवर किया, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया थीटा, और पॉइंटर P जो है वो इस पोजीशन पर आ गया, जिसको हमने OP के साथ रिप्रेजेंट किया है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमें इस जगह पर एक ट्रायंगल दिखाई दे रही है, और जो कि यहाँ पर मैं हाईलाइट भी इसको कर रहा हूँ। जो ट्रायंगल हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस ट्रायंगल को हम सेपरेट एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं। बिल्कुल वही ट्रायंगल है, इसको मैंने यहाँ पे बनाया। ये है इसमें O पोजीशन, इस हिसाब से ये N पॉइंट, इसका ये डिस्टेंस x, और ये पॉइंटर P, और इससे यहाँ बनने वाला ये जो डिस्टेंस है ये x0। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज की जाती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहाँ पर है एंगल थीटा, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। अगर इन तीनों साइड में देखें तो हमारे पास सिर्फ दो साइड की इंफॉर्मेशन है, O से N तक जो कि x के इक्वल है, जिसको हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और O से P तक जो कि x0 है, जिसको हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। अगर हम इसमें देखें, क्योंकि ये दो साइड जो हमारे पास मौजूद हैं वो एक परपेंडिकुलर है जबकि दूसरी हाइपोटेन्यूस है। तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर हमारे पास ये चीज़ें सिर्फ साइन थीटा में हमें मिलती हैं। तो हम देखेंगे इस ट्रायंगल ONP के अंदर जो ON डिवाइडेड बाय OP है, ये बेसिकली साइन थीटा के इक्वल है। ON यहाँ परपेंडिकुलर है जबकि OP इसका हाइपोटेन्यूस है। ON की वैल्यू हमारे पास x के इक्वल है, जबकि OP की वैल्यू x0 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल होंगे? दोनों साइन थीटा के इक्वल होंगे। अगर हम इस x0 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो थीटा है ये बेसिकली ओमेगा टी के इक्वल है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर थीटा की जगह पर ओमेगा टी लिखेंगे। अब ये थीटा की जगह पर ओमेगा टी क्यों लिखा गया? आपको मालूम है जो थीटा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, और जबकि ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी को शो करते हैं। इस चीज़ को हमने चैप्टर नंबर 5 के अंदर डिस्कस किया था। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, यानी थीटा डिवाइडेड बाय टी। अगर इस
थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो टी को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई करना होगा, तो इस तरह से थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी के इक्वल आ जाता है। तो यही वजह है कि हमने थीटा को ओमेगा टी के फॉर्म में लिखा है। तो ये इस तरह से एक हमारे पास रिलेशन बनेगा। एक और बात याद रखिए कि ये जो ओमेगा होता है इसको हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होती है। अगर उसी ऊपर वाले रिलेशन को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है उसमें अगर इसकी वैल्यू हम पुट करें तो ये रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाएगा। मैंने सिंपल ओमेगा की जगह पर 2 पाई डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई टी कर दिया है। अब ये रिलेशन हम आगे भी जाकर यूज करेंगे, तो इन दोनों रिलेशंस को मैं यहां पर लिख लेता हूं। अब हमने इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के लिए फार्मूलाज तो बना लिए। जिन दो फार्मूलाज को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हमारे पास डायरेक्टली थीटा की वैल्यू होती है तो यहाँ पर हम इसको फार्मूला बनाएंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन थीटा। अगर हमारे पास ओमेगा की वैल्यू गिवन है उस हिसाब से अगर हमने फाइंड करना तो फिर हम इस फार्मूला की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसके फेज ऑफ वाइब्रेशन से इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पर फेज का क्या मतलब होता है, जो एंगल है ना जिसको हमने ओमेगा टी कहा है ये हमें ये बताता है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो चुकी है, और साथ में हमें ये भी बताएगा कि जो पॉइंटर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है उसकी डायरेक्शन क्या है। और ये दोनों चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन होती है ये हमें फेज बताता है। अब मुख्तलिफ फेजेस में हम मुख्तलिफ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, अगर टाइम 0 हो तो उस वक्त एंगल हमारे पास 0 डिग्री होता है। हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। जब बिल्कुल टाइम 0 होगा और यहाँ पर ये पॉइंटर मौजूद होगा अपनी पोजीशन O1 पर, तो तब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। यहाँ पर मैं जब भी डिस्प्लेसमेंट का जिक्र करूंगा वो मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के ही बात करूंगा, यानी ऑब्जेक्ट अपनी इस मेन पोजीशन से कितना दूर है। तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। तो देखा जाए तो यहाँ अगर डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट करें तो 0 है तो साइन 0 आ जाएगा, लेकिन अगर हम टाइम के हवाले से देखें तो टाइम भी तो 0 है, तो यहाँ पर t की वैल्यू को 0 प्लेस करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो x इज इक्वल टू 0। और वैसे भी अगर हम पोजीशन O1 के ऊपर इसका प्रोजेक्शन देखें तो ये O पर बन रहा है और O हमारे पास मेन पोजीशन होती है, और ऑब्जेक्ट अगर मेन पोजीशन के ऊपर होता है तो उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, 0 होता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट कुछ टाइम के बाद यानी कि अपनी पोजीशन D पर पहुंचे उस वक्त उसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री गुजर जाता है, उसका एंगल 90 डिग्री हो जाता है, और जबकि पूरे टाइम का सिर्फ चौथा हिस्सा गुजरता है। ये बात हमने पहले पढ़ ली है कि जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन के अंदर अपना एक सर्कल कंप्लीट करता है वहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जहां पर टू एंड फ्रो मोशन होती है वहां पर एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि जब ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमते वक्त अपना एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है उस वक्त वहां पर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है, या सर्कुलर मोशन के एक मुकम्मल चक्कर को हम एक वाइब्रेशन का नाम भी दे सकते हैं। अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो ये 4 हिस्से बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि मैंने आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर टाइम पीरियड के हवाले से बताए थे। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने 4 स्टेप बनाए थे और वही 4 स्टेप आपको यहां पर भी दिखाई दे रहे हैं। अगर हम पोजीशन O1 से D की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम पोजीशन A से B की तरफ जा रहे थे। तब जो टाइम पीरियड था वो T/4 था, और वही टाइम पीरियड T/4 हम यहाँ पर भी कंसीडर कर रहे हैं, और उस वक्त एंगल कितना गुजर जाता है, 90 डिग्री एंगल गुजरता है। अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करें तो ये बनेगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन। देखिए ओमेगा की मैंने आपको वैल्यू बताई कि वो 2 पाई डिवाइडेड बाई टी होता है मल्टीप्लाई बाई टी। टाइम कितना गुजरा है, टाइम गुजरा है t डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पर ये जो कैपिटल T है ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये t इस t के साथ कैंसिल और ये 2 इसको कैंसिल करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन π/2। अब ये जो π/2 होता है ये बेसिकली 90 डिग्री एंगल होता है, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और अगर हम देखें तो ये x इज इक्वल टू एक्स नॉट के इक्वल आएगा। यानी कि उस वक्त जो ऑब्जेक्ट होगा यानी ये पॉइंटर P जो होगा ये इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा, और ये वो पोजीशन है जहां पर इसका अपनी मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट उसका एम्पलीट्यूड होता है, और एम्पलीट्यूड यहां पर x नॉट है। इसका मतलब है कि ये अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया है।
नेक्स्ट अगर हम देखें ऑब्जेक्ट जब टाइम t/2 गुजर जाता है उस वक्त एंगल 180 डिग्री हो जाता है। t/2 मैंने आपको पहले बताया कि हर एक पार्ट में टाइम t/4 होगा। अगर इस पोर्शन में t/4 है तो t/4 यहाँ पे भी होगा, तो दोनों t/4 को ऐड करेंगे तो टोटल टाइम हमारे पास t/2 हो जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका जो टाइम होगा वो t/2 हो जाएगा। जबकि एंगल हम देखें तो ये एंगल 180 डिग्री बनता है। इसी तरह से हम इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। ओमेगा की जगह पर आएगा 2π/t, जबकि जो टाइम इसका गुजर रहा है वो t/2 है। यहाँ से फिर इस टर्म को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल हमारे पास x = x0 sin पाई बच जाएगा। अब ये जो पाई होता है ये एंगल 180 डिग्री होता है, तो साइन 180 का आंसर फिर से 0 आता है। तो अगर ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसका हम प्रोजेक्शन बनाएं तो ये वापस मीन पोजीशन के ऊपर ही बन रहा है, यानी मीन पोजीशन के ऊपर इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहां तक जो पॉइंटर है इसने अपना हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है। अब अगर ये नेक्स्ट इससे पोजीशन 3t/4 पर टाइम जब गुजर जाता है तो ये इस पोजीशन पर आ जाएगा और यहाँ पर जो उसका एंगल होता है वो 270 हो जाता है। 180 यहाँ पर, 90 यहाँ पर, तो टोटल 270 बनेगा। और अगर इसी फार्मूले में हम दोबारा वैल्यूज पुट करें तो यहाँ से ये सिंप्लीफाई होगा, t इस t से कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बन जाएगा। तो x = x0 3π/2 बनेगा। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो साइन 270 जो होता है वो -1 के इक्वल होता है, तो x = -x0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अब भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। लेकिन ये नेगेटिव साइन पर यहाँ पर किसको शो करेगा? नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो करेगा कि अब जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जो पहले जो डिस्प्लेसमेंट थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही है। तो पहले मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट डी पर थी, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ई के ऊपर है, जो कि इसके बिल्कुल 180 एंगल पर है। इसी वजह से नेगेटिव साइन यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि उसने टोटल अपने साइकिल का 3/4 पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब जब ये ई से वापस O1 पोजीशन पर आएगा तो तब उसका मुकम्मल एक वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाएगी, और जबकि एंगल को हम देखें तो एंगल 360 डिग्री हो जाएगा। उसी फार्मूले के अंदर दोबारा वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर रह जाएगा, इस t को इस t से कैंसिल करने के बाद 2π आ जाएगा। अब 2π किसके इक्वल होता है? 360 के। और 360 पर अगर हम देखें तो ये साइन थीटा की वैल्यू जो होती है, ये साइन 360 की वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस हिसाब से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसका क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट तो वापस अपनी वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के बाद इस पोजीशन पर आ गया, और इस पोजीशन पर अगर हम इसका प्रोजेक्शन बनाएं तो ये वापस मेन पोजीशन के ऊपर बन रहा है, और मेन पोजीशन के ऊपर कोई डिस्प्लेसमेंट इसका नहीं होता। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। सर्कुलर मोशन के अंदर एक साइकिल कंप्लीट होने का मतलब है एक वाइब्रेशन का कंप्लीट होना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है। इस तरह से हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करके एक फार्मूला ड्राइव किया, जिस पर हम किसी भी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें यह पता है कि ऑब्जेक्ट इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, यानी कि उसका थीटा पता है। या फिर हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि फेज ऑफ वाइब्रेशन की मदद से किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू को किस तरह से कैलकुलेट करना है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।